नीचे में जहर घोला था और हानिया साकत खड़ी टूटते हौसले और बिखरती आंखों के साथ बस आंसू बहा रही थी। इसने कहीं पढ़ा था जो मोहब्बत में शिद्दत रखते हैं इनकी नफरत उससे भी ज़्यादा शदीद होती है। और आज वही बात इसे महरोज़ की आंखों में हकीकत बनती दिखाई दे रही थी। महरोज़ नफरत की इंतहाओं को छूता इसके करीब आया। हाँ, हानिया घबरा कर पीछे हटी लेकिन कदम रच गए, वो बिस्तर पर गिरी। महरोज़ इसके ऊपर झुक के आंखों में वहशत समेटे। बताओ, इसकी आवाज़ गूंजी, कौन है वो? किसके लिए तुमने मुझे ठुकराया है? किसकी मोहब्बत में मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है? हानिया कुछ कहने ही वाली थी कि महरोज़ ने झटके से इसके दुपट्टे को थामा और उंगलियों में बल देते हुए खींचने लगा। मत करो ये प्लीज़, दर्द हो रहा है। इसके लबों से सिसकारी निकली। इसने तेज़ी से अपने गले में लिपटे दुपट्टे को छुड़वाने की कोशिश की मगर महरोज़ का हाथ नहीं रुका। इसने दुपट्टे को एक बल और मज़ीद देते हुए हानिया की गर्दन के गिर्द तंग कर दिया। ये दर्द पसर्द लहजे में बोला, इसे दर्द नहीं कहते। दर्द तो मुझे तब हुआ जब तुम्हारे बाबा ने मुझे बताया कि। वो एकदम रुका, जैसे ज़बान पर आए ज़ख्म को अंदर उगल गया हो। आंखों में आग और दिल में चिपता हुआ गरूर कि तुमने शादी से इनकार कर दिया बगैर कोई वजह बताए। क्या समझा तुमने कि मैं हार मान जाऊंगा? हानिया ने नज़रें चुरा ली। लब थरथरा रहे थे मगर ज़बान गूंगी हो चुकी थी। गले में दुपट्टा उलझने लगा। हानिया की सांस बंद हो रही थी, आंखें फैलने लगी। चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ और होंठों पर बेआवाज़ इंतज़ा। मगर सामने खड़ा महरोज़ बख्त बेहिसी की इंतहा पर पहुंच चुका था। वो ना सिर्फ खामोश खड़ा था बल्कि दानिस्ता इसकी सांसों को और तंग कर रहा था। तुम्हें लगा था मैं इतनी आसानी से तुम्हें आज़ाद कर दूंगा? इसके लहजे में वही जहर था जो कई दिनों से साकत दिल में पक रहा था। बिन हिसाब व किताब नहीं हानिया, अब वक्त है हिसाब का। वो अजियत जो मैंने बर्दाश्त की, वो बेइज्जती, वो ज़ख्म, तुमने सिर्फ मेरी मोहब्बत को नहीं ठुकराया, तुमने मेरी इज्जत पर भी तमाचा मारा है। जानती हूँ ख़ानदान वालों की नज़रें में मेरे लिए सवाल पैदा हुए हैं, शकूक, इल्ज़ाम, ताना, और तुम इन सब सवालों के जवाब बनोगी। हानिया की सांस अब हिचकियों में बदल चुकी थी। वह दुपट्टा खींचने की कोशिश कर रही थी लेकिन महरोज़ जैसे पत्थर हो गया। तुम खुद सबको बताओगी तुम्हारे इनकार के पीछे तुम्हारी बदनीयती थी, तुम्हारा किरदार मशकूक था और मैं कसूरवार नहीं था। हानिया की सांसें उलझने लगी, गले में दुपट्टे की गिरफ्त और महरोज़ बख्त की सर्द नफरत ने इसके हवास सर्द कर दिए। चेहरा सुर्ख होने लगा, आंखें बेनूर होने को थीं और तब एक लम्हे को जैसे वो थमा। महरोज़ ने दुपट्टे पर गिरफ्त खेली की मगर अगले ही पल इसने हानिया के बालों को अजूड़ा मजबूती से थाम लिया, इसे अपने करीब खींचा। चेहरा इतना करीब आया कि सांसें टकरा कर भी जख्म देने लगी। पता है मैं तुम्हें इस घर से दूर क्यों ले जाना चाहता हूँ? इसकी आवाज़ मध्यम थी मगर लहजे में गूंज थी, ताकि तुम पर अपना हक पूरी तरह जमा सकूं। कल तक हमारा फ्लैट मुकम्मल हो जाएगा और कल रात हम यहाँ से चले जाएंगे। इसकी आंखों में जलती आग वो कुछ और कह रही थी, एक ऐसी आग जो सिर्फ सजा देने के लिए भड़काई गई है। मैं तुमसे एक एक पल अपना हक वसूल करूंगा और तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। हानिया को बिस्तर पर फेंकते वो इस पर हावी हुआ। हानिया की सांसें बिल्कुल ही बेदम हो गई। महरोज़ की नफरत, इसकी शिद्दत बर्दाश्त करना हानिया के बस से बाहर था। देखते ही देखते वो पूरी तरह इसकी सांसों से उलझा हुआ इसके वजूद में घुलने लगा। लम्हा लम्हा एक जहर सा हानिया को अपने वजूद में उतरता हुआ महसूस हो रहा था। बेबसी की इंतहाओं को छूते हुए बिलाखिर इसने खुद को बेरहम वक्त के हवाले कर दिया था। कितने ही लम्हे गुजर गए थे और वह अपनी इस पामादी पर आंसू बहाती रह गई थी जिससे इसने सबसे ज़्यादा मोहब्बत की। इसने इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख पहुंचाया था। कई घंटे बाद जब महरूज़ बख्त ने इसे अपने आहनी शिकंदे से आज़ाद किया, हानिया में तो इतनी भी ताकत बाकी ना रही कि उठकर बैठ सके। वो बस करवट बदल कर मुँह छुपा गई। महरोज़ इसी बेहिसी से इसे यूं ही नीम मुर्दा सा छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। पूरी रात वो लौटा नहीं और हानिया से सकती भी लगती, रोते रोते न जाने कब नींद की वादी में उतर गई। अगले सुबह वो नाश्ते की मेज़ पर सबके सामने एक मुजरिम की तरह बैठी थी। जब शादी करनी ही थी तो इतना ड्रामा क्यों किया? हानिया के वालिद शहाबुद्दीन साहब का लहजा आग बरसा रहा था। वो निकाह के वक्त शहर से बाहर थे और जैसे ही लौटे बीवी के मुंह से निकाह और रुखसती की खबर सुनी, इनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम दोनों ने निकाह कर ही लिया था तो कम अज़ कम इतना इंतज़ार कर लेते कि हम ख़ानदान के लोगों को बुलाते, अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत करते। तुम लोगों ने तो हमारे माथे पर दाग लगा दिया।
سلطانہ بیگم جو پہلے بیٹے کے لیے آنسو بہا رہی تھی اب ہانیہ کو نگاہوں سے گھائل کر رہی تھی۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، جب ایک بار منع کر دیا تھا تو اب حامی بننے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں ہمیں سب کے سامنے شرمندہ کروایا؟ یہ سن کر ہانیہ کے وجود میں جیسے برف گھل گئی ہو۔ اسے یہ گمان بھی نہ تھا کہ دائی اماں جو سب جانتی تھی اب اسے ہی قصوروار ٹھہرائیں گی۔ وہ ٹوٹ گئی تھی۔ مہروز جو اب تک خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا اچانک کھڑا ہوا۔ میں اپارٹمنٹ کی سیٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، رات تک ہانیہ کو ساتھ لے جاؤں گا۔ دو ٹوک الفاظ جیسے فیصلہ سنا دیے گئے ہوں۔ وہ بغیر کسی وضاحت کے باہر نکل گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سناٹا چھا گیا۔ یہ الگ گھر میں رہنے کی ضد تمہاری ہی ہوگی نا؟ سلطانہ بیگم نے ایک بار پھر دہل کھولا۔ ہانیہ نے صرف نظریں جھکا لی۔ وہ کیا کہتی؟ اس شادی پر راضی ہی کب ہوئی تھی کہ گھر کی مرضی کے نقشے بناتی؟ خاموشی سے کمرے میں آ کر وہ سامان پیک کرنے لگی۔ اسے اب معلوم تھا کہ مہروز کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی اور جہاں وہ لے جانا اب اس کا فرض تھا۔ اتنے میں اس کی چھوٹی بہن ماریا آ گئی، آنکھوں میں دکھ، چہرے پر پریشانی۔ باجی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آخر آپ نے انکار کیوں کیا تھا مہروز بھائی سے شادی کے لیے؟ اگر انکار نہ کرتی تو آج سب کچھ خوشی سے ہوتا، ہم جشن مناتے۔ ماریا واقعی بہت رنجیدہ تھی۔ پلیز اس وقت مجھے تنگ نہ کرو ماریا، مجھے جانے کی تیاری کرنی ہے، ہانیہ نے سرد لہجے میں کہتے ماریا کو باہر نکال دیا۔ دروازہ بند ہوا اور کمرے میں بس خاموشی، آنکھوں میں نمی باقی رہ گئی۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کتنے خواب تھے، کتنے ارمان۔ مہروز بخت جسے اس نے بچپن سے چاہا وہی جب اس کا وقت بننے جا رہا تھا تو قسمت نے ایسا موڑ لیا کہ شادی سے 2 ماہ قبل ہی سے انکار کرنا پڑا۔ وہ انکار کسی ضد، کسی نفرت یا کسی اور کی محبت کی وجہ سے نہیں، بس کچھ وعدے، کچھ سچ جو زبان پر لا کر وہ کسی کا مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ کسی کا مان رکھنے اور کسی کے دیے گئے وعدوں کا بھرم قائم رکھنے کی قیمت اتنی بھاری ہوگی۔ اس کی پوری زندگی جیسے برباد ہو چکی تھی۔ جس محبت کو وہ اپنی زندگی کا سب سے مضبوط سہارا سمجھتی تھی، اسی محبت نے اسے اس طرح روند ڈالا تھا کہ اس کا وجود اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ جسم پر لگے یہ زخم وقت کے ساتھ بھر بھی جائیں مگر روح پر لگے زخم کبھی نہیں بڑھ سکتے۔ مہروز کا سخت لہجہ، وہ جبر اور وحشت بھری قربت، سب کچھ ایک ایک پل ہانیہ کی آنکھوں کے سامنے گردش کر رہا تھا اور وہ ٹوٹ چکی تھی۔ مہروز کے لیے اس کے دل میں اب نہ محبت باقی تھی نہ ہی اعتماد، بس ایک گہری خاموشی، نفرت اور دکھ۔ وہ سارا دن اسی سوچ میں گم رہی، اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ چیخیں تزلیل کہتی رہی۔ شام تک وہ ساکت وجود میں بدل چکی تھی۔ جب مہروز واپس آیا اس کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا، بس چپ چاپ اس کا سامان اٹھایا، گاڑی میں رکھ دیا۔ چلو، یہ واحد الفاظ تھے جو اس نے کہا۔ ہانیہ خاموشی سے اس کی بات مانتی ہوئی گاڑی میں جا بیٹھی۔ نہ کسی سے اجازت لی گئی، نہ کوئی رخصتی ہوئی، نہ کوئی آنکھ نم ہوئی اور نہ ہی کوئی دعا۔ یہ کوئی نئی شروعات، زندگی کی شروعات نہ تھی، بلکہ جیسے کسی قیدی کو دوسرے قید خانے منتقل کیا جا رہا ہو۔ راستہ بھر دونوں خاموش رہی۔ ہانیہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، جیسے خود کو اس شہر، اس راستے، ان لمحوں سے الگ کرنا چاہتی ہوں۔ مہروز نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، بس گاڑی چلاتا رہا۔ فلیٹ کے اندر داخل ہوا تو ایسے لگا فلیٹ میں خاموشی ہے، نہ خوشی، نہ خوشبو، نہ روشنی، بس ایک ٹھنڈا سناٹا بھرا کمرہ۔ مہروز نے اس کا سامان ایک طرف رکھا، بغیر کسی لفظ کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہانیہ خاموشی سے دروازے کے پاس ہی ساکت کھڑی رہی۔ لمحے بعد ایک سخت نظر اس پر ڈالی، پھر کرسی دکھیر کر اٹھا اور اتنی زور سے چیخا ہانیہ کا دل جیسے سینے میں دھک سے رہ گیا۔ کیا تمہیں دعوت دینی پڑے گی؟ سامان کھولو، اسے جماؤ اور فوراً کھانا بناؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس کا لہجہ حکم دینے والا تھا، کیسے کوئی نوکرانی ہو، نہ کہ اس کی نئی نویلی دلہن۔ میں سامان لا کر کچن میں رکھ چکا ہوں، 1 گھنٹے کے اندر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا نہ رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ہانیہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا اور مہروز بھی یہ بات بخوبی جانتا تھا، مگر پھر بھی اسے یہ حکم دے رہا تھا، جیسے جان بوجھ کر اسے نیچا دکھانا چاہتا ہو۔ دن میں روتی آنکھوں میں آنسو لیے وہ سامان سمیٹ کر کچن کی طرف بڑھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ پسینے سے تر تھا اور ذہن بالکل فارغ۔ کچن میں جا کر اس نے جلدی آٹا گوندنا شروع کیا، مگر نہ تناسب سمجھ آیا، نہ طریقہ۔ پہلی روٹی جیسے پتھر کی تھی، دوسری ٹیڑھی اور سالن، بس کچھ سبزیاں اور مسالے ایک ساتھ پتیلی میں ڈال دیے۔
बार बार चूल्हा बुझता, कभी हाथ जलता, कभी दिल। इसी हाल में इसने कई जगह से अपने नाजुक हाथ जला लिए, जिन पर सुर्खी और छाले नमूदार हो चुके थे। लेकिन फिर इसने हिम्मत की और वो खराब सा खाना जैसे तैसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। चुपचाप दरवाजे तक गई, सांसें काबू में रख करते हुए आहिस्ता से खाना कहा, खाना लगा दिया है। महरूज जो कमरे में ऊंची आवाज़ में गाने लगाकर बैठा था, गुस्से से उठा, तेज कदमों से बाहर निकला। टेबल पर आकर इसने पहली रोटी उठाई और जैसे ही इसकी शक्ल देखी, आंखें अंगारे बन गई। ये रोटी है, इसे रोटी कहते हैं। वो गुस्से से आग बबूला हुआ रोटी इसके सामने लहरा दी। हानिया का सब्र अब लबरेज हो चुका था। प्लीज़ महरोज, बनो मत। तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो क्या आता है तुम्हें धोखा देना। इसने हानिया के बाजू को झटके से पकड़ा और इस अपने करीब किया। तुम्हें मेरी बीवी नहीं, अब से तुम मुलाजमा भी हो, और इसलिए तो यहाँ लाया हूँ तुम्हें, ताकि किसी की दखल अंदाजी ना हो। हानिया की आंखों में खामोश आंसू चमकने लगे। वो साकत खड़ी रही। हानिया का दिल चाहा वो चीख कर महरोज बख्त को सच बताए कि वो क्यों मजबूर हुई, क्यों इसके इस रिश्ते से इनकार किया। लेकिन फिर इसने अपने लब बींच लिए, जबकि बंधन को और सख्त कर लिया। महरोज चली हुई रोटियां इसके सामने फेंक कर तेज़ कदमों से फ्लैट से बाहर निकल गया। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई, हाथों पर जले छाले और दिल पर महरोज की नफरत के जख्म। जहन में गूंजते वो अल्फाज, अब से तुम बीवी नहीं मुलाजमा हो। सिर्फ 2 महीने पहले शादी की तारीख तय हो रही थी और तब सुल्ताना बेगम इसके कमरे में आई। कुछ यूँ जैसे अंदर का कोई तूफान छुपा हो। इसकी आंखों में बेचैनी, चेहरे पर परेशानी, लबों पर इल्तिजा थी। हानिया, इन्होंने झुके हुए लहजे में कहा, खुदा के लिए तुम इस शादी से इनकार कर दो। हानिया ने हैरत से इनकी तरफ देखा, जैसे कोई ख्वाब टूट गया हो। ताई अम्मा, आप क्या कह रही हैं? वो हकला कर बोली। सुल्ताना बेगम हिचकियों में रो पड़ी थी। ये बात बहुत मजबूरी में कह रही हूँ बेटा। मेरी बहन बड़ी, वो बरसों से अपनी बेटी का रिश्ता महरोज के लिए मांग रही थी, लेकिन मैंने हमेशा टाल दिया। मैंने सोचा वक्त आने पर सबको बताऊंगी कि महरोज की मंगनी तुमसे हो चुकी है। लेकिन जैसे ही मैंने शादी की बात इनसे की, वो आग बगोला हो गई। इन्होंने मुझे कह दिया कि अगर मैं अपनी बेटी का रिश्ता ना किया तो वो हमेशा के लिए मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगी। सुल्ताना बेगम की आवाज़ रोते रोते भरा गई थी। मेरी बहन के सिवा मेरा है ही कौन? हानिया, मेरा पूरा ख़ानदान इसी एक ताल्लुक़ पर खड़ा है। अगर वो रिश्ता तोड़ देंगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी। वो ज़मीन पर दो जानों बैठ गई और हानिया के सामने हाथ जोड़ दिए। बेटा, मैं माँ हूँ महरोज़ की, पर मैं तुम्हें भी अपनी बेटी मानती हूँ। बस एक बार मेरी खातिर इनकार कर दो। हानिया की आंखों में जैसे पत्थर रख दिए गए थे। इसे यकीन न आया कि इसकी ताई अम्मा, जो हमेशा महरोज़ के साथ इसके रिश्ते को दुआ देती थी, आज खुद ही इसे ख़त्म करने के लिए झोले पहला रही थी। तो कुछ कह ना सकी। बस खामोशी से सर झुकाया और खामोशी इसकी ज़िंदगी का सबसे कड़वा फैसला बन गई। सुल्ताना बेगम वापस उठी, आंसू पूछी और दरवाजे से निकल गई। लेकिन हानिया इसी लम्हे अपने ख्वाब, अपनी मोहब्बत और अपनी ख्वाहिशों की लाश अपने दिल में दफन कर चुकी थी। इसने महरोज़ की मोहब्बत पर अपनी ताई अम्मा की मोहब्बत को तरजीह दी। वो ताई जो बचपन से इस पर शफकत करती आई थी। एक लम्हे को भी हानिया के दिल में ये ख्याल नहीं आया कि इनकी मोहब्बत एक चाल हो सकती है। हालांकि वो बहुत पहले ही से ही मंसूबा बना चुकी थी कि किसी न किसी बहाने से हानिया को महरोज़ की ज़िंदगी से निकाल कर दम लेंगी। और फिर जब शादी की तारीख तय होने का फ़ैसला आया तो ताई ने हानिया को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया था, बिल्कुल वैसे जैसे वो बचपन से करती आई थी। हानिया एक वक्त भी इनके खलूस पर भरोसा कर बैठी और इनके कहने पर वो कदम उठाया जो महरोज़ को बेहद तकलीफ़ दे गया। महरोज़ की माँ को जब भी कोई काम निकलवाना होता वो हानिया को हमेशा मोहरा बनाती, क्योंकि घर में ताया अब्बू समेत सबको हानिया से बेहद मोहब्बत थी। इसकी हर बात मानी जाती, इसीलिए सुल्ताना बेगम अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले हानिया के ज़रिए ही करवाती थी। इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए भी इन्होंने हानिया को इस्तेमाल किया और हानिया इनके फ़रेब में आकर सब कुछ कर बैठी जो महरोज़ के दिल में इसके लिए नफ़रत का बीज बन गया। काफ़ी देर तक वो यूं ही आंसू बहाती रही, थक कर खामोशी से सब समेट कर रख दिया। भूख से बुरा हाल था मगर खाने को कुछ नहीं था। रात 2 बजे के करीब महरोज़ वापस आया। वो बाहर से खाना खा चुका था, जबकि हानिया अभी तक भूखी बैठी थी। जैसे ही इसने नज़रें उठाकर महरोज़ को देखा वो फ़ौरन समझ गया वो भूखी है। तो जली हुई रोटियां डाली थी, वो क्यों नहीं खाई? वो तनकीदी अंदाज में बोला और जूते उतार के, मुझे बहुत भूख लग रही है महरोज़। वो तकरीबन रोते हुए रो कर आंखें सूजी हुई थी और अब
ने भी बेहाल कर रखा था। आओ तुम्हारी भूख मिटाता हूँ, तंजिया लहजे में बोला और इसके करीब आया। हानिया इसकी रातें भाग गई, सहम कर पीछे हुई, लेकिन तब तक वो इसे कंधों पर उठाकर बिस्तर पर डाल चुका था। इसकी हरकत ने हानिया को खौफ ज़दा कर दिया। इसकी सांसें बेतरतीब हुई। वो कुछ कहना चाहती थी पर लफ्ज़ गले में अटक गए। भूख की शिद्दत और जहनी दबाव की वजह से जब हानिया महरोज़ की बाहों में बेहोश हुई तो महरोज़ बुरी तरह घबरा गया। वो कितना भी नफरत का दिखावा कर रहा हो, लेकिन हकीकत ये थी कि इसके दिल में हानिया के लिए मोहब्बत अब भी मौजूद थी। जल्दी से इसने हानिया के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। चंद लम्हे बाद जब वो होश में आई तो महरोज़ ने फ़ौरन वो शापर खोला जो वो अपने साथ लाया था। इससे जूस निकाल कर हानिया की तरफ बढ़ाया। ये पी लो, तुम्हें कुछ ताकत आएगी। हानिया ने खामोशी से जूस पी लिया। महरोज़ के पास कुछ खाने का सामान था जो इसने तब नहीं निकाला था, लेकिन अब जब हानिया की हालत देखकर इसका दिल भर आया तो इसने वो खाना भी निकाल कर इसके सामने रख दिया। हानिया खाने पर झुपट पड़ी जैसे कई दिनों की भूखी हो। महरोज़ खामोशी से इसे देखता रहा। इसकी आंखों में अफसोस था, पछतावा था, लेकिन दिल में वो ज़ख्म अब भी ताज़ा था जो हानिया के इनकार ने दिया था। हानिया, एक बात बताओ, आखिर तुमने इनकार क्यों किया था? इसका लहजा पहली बार निहायत नरम और दर्द भरा था। हानिया ने हैरत से इसे देखा। ये वही महरोज़ था जो कल तक इस पर गुस्सा निकाल रहा था और आज ऐसे बात कर रहा था जैसे पल में बदल गया हो। इसकी आंखें नम हो गई और दिल की दीवारें कपकपाई। ताई अम्मा की वजह से वो तुम्हारी शादी निम्रा से करवाना चाहती थी और मैंने इनसे वादा किया था तुम्हारे और निम्रा के रास्ते में नहीं आऊँगी। वैसे भी मैं सांवली हूँ और निम्रा गोरी है, वो तुम्हारे साथ जचेगी। वो अल्फाज थे जो सुल्ताना बेगम ने जहर की तरह इसके कानों में उंडेले थे और आज वही जहर हानिया के लबों से निकल रहा था। महरोज़ जैसे पत्थर का हो गया। वो हर लम्हा हानिया के इनकार को किसी और शख्स से जोड़ता रहा। इसे लगा शायद हानिया की ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। वो यूनिवर्सिटी जाती थी, अपने शक को हकीकत मान लिया था, लेकिन आज इसे पता चला कि इस सब के पीछे इसकी अपनी माँ का किरदार था और ये सब इसके लिए नाकाबिल यकीन बात थी। हानिया, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसका लहजा टूटा हुआ था, जैसे इसकी सारी दुनिया हिल गई। ताई अम्मा को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। वो मुझसे मोहब्बत करती हैं। पहली बार इन्होंने मुझसे कुछ मांगा तो मैं इनका मान कैसे तोड़ती? हानिया की आवाज़ में एक अजीब सा सच और दुख छुपा था। वो अब भी ये समझ रही थी कि ताई अम्मा इससे सच में मोहब्बत करती हैं, जैसे बचपन में हर चीज़ पर मोहब्बत के लिबाजा ओढ़कर इसे अपने इशारों पर नचाती थी। वो अब भी इनकी असलियत से पूरी तरह वाकिफ़ ना हो सकी, लेकिन महरोज़ जो अब हकीकत की तह तक पहुंच चुका था, तड़प कर बोला, पागल हो तुम, ये हकीकत नहीं, वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करती आई हैं। तुम्हें अपने शौहर से मोहब्बत तो होनी चाहिए थी, लेकिन तुमने इनकी बातों को सच माना। अपनी ही बातें मनवाने के लिए वो तुम्हें हमेशा इस्तेमाल करती रही। महरोज़ की आवाज़ में अफसोस और दुख का इम्तजाज था। इसका दिल रो रहा था। वो तपिश जो कल तक इसके लहजे में नफरत की सूरत बरसी थी, आज जिंदामत की सूरत बह रही थी। पहले बताया होता हानिया तो मैं तुम्हें इतनी तकलीफ कभी ना देता। इसने नजरें झुका ली। इसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। वो दिन से माफ़ी का तलबगार था। हानिया ने फ़ौरन ही इसे माफ़ कर दिया, लेकिन वो अब ये भी मानने को तैयार नहीं थी कि तायम्मा की मोहब्बत महज दिखावा थी। महरोज़ इसकी सादगी पर बस मुस्कुरा दिया। इसे मालूम थे कि अब ये सच्चाई सिर्फ वक्त ही हानिया को समझाएगा। इसने मोहब्बत से हानिया को अपने सीने से लगाया। मोहब्बत अगर सच्ची और पाकीज़ा हो तो दुनिया की कोई साजिश, कोई रुकावट इसे जुदा नहीं कर सकती। और महरोज़ ने हानिया से ऐसे ही मोहब्बत की थी, इसीलिए आज हानिया इसकी किस्मत बन चुकी थी। वो लम्हा एक नई शुरुआत का लम्हा था। महरोज़ ने अपने हाथों से इसे खाना खिलाया और बड़ी शफकत से इसे अपनी बाहों में भरा। अब जैसे एक पुरसकून ज़िंदगी उन दोनों की मुंतज़िर थी, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें किसी साजिश, फ़रेब या गलत फहमी की कोई जगह नहीं थी। महरोज़ दूसरे ही दिन इसे वापस अपने साथ घर ले गया। सारे बड़ों से अपने किए पर माफ़ी मांगी थी। इसने हानिया के ऊपर कोई बात नहीं आने दी, बल्कि सारे इल्ज़ाम अपने सर ले लिए थे कि इसकी गलतियों की वजह से हानिया ने शादी से इनकार किया था। और फिर बड़ों ने दिन से इनकी गलतियों को माफ़ करते अगले ही हफ्ते इनकी शादी तय कर दी थी और सारे ख़ानदान को मदऊ कर लिया था। महरोज़ ने सुल्ताना बेगम को अच्छी तरह ये बात बावर करवा दी थी कि अब हानिया इसकी बीवी है और निम्रा की इसकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। जो रिश्ते शर्तों पर जुड़े हों, इन रिश्तों का टूट जाना ही बेहतर है। बेटे की बात को समझते हुए सुल्ताना बेगम ने खामोशी इख्तियार कर ली। हानिया में कोई बुराई नहीं थी और ये बात इन्हें बहुत अच्छी तरह मालूम थी, इसीलिए शादी की तकरीबात में इन्होंने भी दिल खोल कर हिस्सा लिया। दुल्हन मनी हानिया जब एक बार फिर महरोज़ वक्त के कमरे में पहुंची तो खुशी इसके चेहरे पर देखने लायक थी। महरोज़ दूल्हा बना कमरे में आया तो हानिया देखकर पलकें झपकना भूल गई। प्लीज़ महरोज़, पिछली बार की तरह ज़बरदस्ती ना करना। महरोज़ के करीब बैठते ही वो घबरा कर बोली थी और महरोज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। आज मैं नहीं, तुम शुरुआत करोगी। तकिया डाले वो आंखें मूंदे इसके सामने बच्चों की तरह लेटा था। हानिया के चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट
दौड़ गई। इसने आगे बढ़कर महरोज के माथे पर अपने लब रख दिए। धीरे धीरे खिड़की के पार चांद इनकी मोहब्बत पर रश करता चमक रहा था। सो तो रीडर्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अपनी राय का इजहार कीजिएगा और ये बताइएगा क्या महरोज को पहले बता देना चाहिए था ये सब कुछ हानिया को, या उसको ऐसा ही करना चाहिए था? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ना। फिर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।